बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको झेन की देन पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि लेखक के मित्र लेखक को बताते हैं, लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि यहाँ पर सबसे अधिक जो हैं वो मनोरुग्ण होते हैं, मानसिक रोगी सबसे ज़्यादा हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि अमेरिका जैसे देश से उनकी प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ के लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं हैं, बकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 100 गुना तेज रफ्तार, महीनों का काम एक दिन में करने की गति यदि किसी भी व्यक्ति में और किसी भी देश में होगी, तो वहाँ के अधिकतर लोगों में इस तरह की बीमारी पाई जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि 1000 गुना रफ्तार तेज दौड़ में यदि ऐसी स्थिति आती है तो वो बिल्कुल लाजमी है, उचित है। तो दिमाग में तनाव बढ़ेगा और तनाव के साथ ये दिमाग में स्पीड का इंजन लगा के चलते हैं, और उस स्पीड के इंजन के कारण इनकी जो 1000 गुना रफ्तार होती है वो काम की गति तो बढ़ा देती है, परंतु इन्हें मानसिक रोगी कर देती है। एक दूसरी चीज जो लेखक को उनके मित्र ने बताई, उनको एक शाम टी सेरेमनी पर ले गए, जो वहाँ की परंपरा की देन है। उस टी सेरेमनी की कुछ खासियत बताई, और ये टी सेरेमनी वास्तव में बौद्ध दर्शन पर आधारित है। शांति इसका जो है, शांति का वातावरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, कि टी सेरेमनी में जो शांति दिखाई गई है उसी का बहुत महत्व है। जैसा कि हम लोग टी सेरेमनी में ये मानते हैं कि नाच गाना उत्सव सब कुछ होता है, वहाँ जितनी अधिक शांति हो उसी को महत्व दिया गया है। तो टी सेरेमनी में कुछ खास लोग होते हैं, तो लेखक इनको जो ले गए वहाँ के वातावरण से परिचय कराएंगे और साथ ही साथ वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मैं वहीं से आज शुरू करती हूँ। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। उन्होंने बताया कि चाय पीने की यह एक विधि है और उसका एक खास नाम है चा नो यू। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं और वहाँ का ये खास नाम है चा नो यू। वो और कहाँ कैसे बनाया जाता उसका वर्णन सुनिए। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहाँ लेखक को लेकर उनके मित्र गए। वो 6 मंजिली एक इमारत थी और उसकी छत के ऊपर जाकर के ये सेरेमनी मनाई जा रही थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी। अब तातामी का जो मतलब है वो है चटाई। तातामी का मतलब होता है जिसको हम लोग चटाई कहते हैं। जमीन में बिछाकर बैठने के लिए बहुत सारे लोग जमीन में बैठ के भोजन करते हैं, तो भी वो चटाई बिछा के करते हैं। तो ये भी उसमें दिखाया गया। तो एक तातामी वहाँ दफ्ती के दीवार वाली छोटी सी जगह थी जिसमें एक चटाई बिछी हुई थी और जमीन पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी कहते हैं यानी पत्तों की कुटिया। पत्तों की कुटिया, कुटिया हुआ मतलब छोटी सी झोपड़ी। तो पत्तों की कुटिया थी, छोटी सी एक जगह थी, उसमें एक चटाई बिछी हुई थी। इमारत की 6वीं मंजिल पर थी और सुंदर सी उस पत्ते की कुटिया के भीतर बाहर एक बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था। बेढप सा मतलब थोड़ा बेडौल आकार का था और उसमें पानी भरा हुआ रखा था। अब पानी भरा हुआ था तो सबसे पहले
हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। आने वाले का, टी सेरेमनी में जाने वाले का सबसे पहले बाहर हाथ पांव धोया जाता है, धुलाया जाता है। तो वास्तव में पुराने जमाने में भी ऐसा ही था। जब कोई बाहर से आता था तो सबसे पहले उसके पांव धुले जाते थे, उसको पानी दिया जाता था। हाथ पांव धोने के बाद उसे एक अच्छे आसन लगे हुए चादर या बिस्तर या चौकी पर बिठाया जाता था। तत्पश्चात उसे नाश्ता पानी। तो परंपराएं धीरे धीरे आजकल बदलती जा रही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तो एक बेढप सा बर्तन था, पानी रखा था, उसमें इन्होंने हाथ पांव धुला और तौलिए से पोंछे, फिर अंदर चले गए। अंदर चाजीन बैठा था। अब चाजीन जो था वो चाय बनाने वाला, चाजीन जो बैठा था वो कौन था? जो चाय परोसेगा या बनाएगा, उसको इन्होंने चाजीन कहा है। अंदर चाजीन बैठा था। उसने हमें देखकर वह खड़ा हुआ। अब जो जैसे किसी के आने के लिए स्वागत किया जाता है, तो वो खड़ा हुआ, इनका स्वागत किया और कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। मतलब आधी तक कमर झुकाकर पूरा उसने, जैसे लोग प्रणाम करते हैं नतमस्तक होकर के, तो कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। ये वास्तव में वहाँ की संस्कार और प्रवृत्ति को दिखाया गया कि वहाँ की संस्कार और प्रवृत्ति जो थी उस आधार पर कैसे किया। तो हाथ पांव धुलाए, अंदर चाजीन उनका स्वागत करता है, झुक करके उसने प्रणाम किया और साथ में दो शब्द कहे, दो झो। एक शब्द बोले जो था दो झो, ये शब्द थे। ये स्वागत के शब्द हैं, स्वागत करने के लिए बोले गए हैं। तो कि आइए तशरीफ रखिए, जैसे हम लोग कहते हैं आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, मतलब स्वागत। मतलब स्वागत के अर्थ में है कि स्वागत करने के अर्थ में कहा गया कि आइए तशरीफ लाइए। तो उन्होंने ये चीज कही और उनको अंदर बुलाया, अंदर बुला के बिठा दिया। अब स्वागत हो गया। बैठने की जगह हमें दिखाई और उन्होंने इशारा किया, जैसे आदमी कोई किसी को बुलाता है तो उसे स्वागत करता है, फिर उसे कहता है आइए बैठिए, यानी जिस जगह पे बैठने के लिए इशारा किया था लोग उधर ही चले जाते हैं बैठने के लिए। तो उसने बैठने का इशारा किया और फिर बैठने की जगह दिखा करके उसने तुरंत अंगीठी सुलगाई। सुनने और कहने में बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि हमारे यहाँ मेहमान कोई आता है तो हम पहले से तैयारी करते हैं कि आज किसी मेहमान को आना है, चाहे वो चाय पर बुलाया गया हो, चाहे वो लंच डिनर पर, दोपहर के भोजन पे, रात के भोजन पे, तो हम सारी तैयारियां पहले से करते हैं। यहाँ देखिए ठीक उल्टा है उसके। और क्या किया उसने? अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। अब उन्हीं के सामने उसने अंगीठी सुलगाई। चाय पीने की प्रक्रिया, चाय पीना एक छोटी सी प्रक्रिया हम लोग क्या समझी जाती है, लेकिन अगर किसी को बुलाकर उसको हाथ पांव धुला के बैठा के और उसके बाद अंगीठी सुलगाई जाए तो लोग सोचेंगे कि ये चाय बनेगी कब, अभी तो अंगीठी सुलग रही है। तो दूसरा आदमी कहेगा भाई हमें चाय नहीं पीना है। लेकिन यहाँ की चाय नो यू, तो उस प्रवृत्ति का यही एक अलग रूप है, ये पूरी सेरेमनी का एक अलग रूप है। तो बैठने की जगह दिखाया कि अंगीठी सुलगाया उनके सामने, फिर उस पर चाय, अब अंगीठी जब सुलग गई तो उस पर चायदानी रखी गई। चायदानी बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए और फिर क्या किए कि बगल के कमरे से बर्तन ले आए, तौलिए से बर्तन को उन्हीं के सामने साफ किया गया
ताकि सामने बैठे वाला इंसान पूरी प्रक्रिया देखे। ये सारा काम चाजीन जो है अंदर बैठा हुआ वो करता है। और सब कुछ करते हुए उसने तौलिए से बर्तन को अच्छी तरह साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती से सुर गूंज रहे हैं। कहने का मतलब होता है कि सारी प्रक्रियाओं को इतने सलीके से, इतने ढंग से, बिना आवाज किए, बिना खटपट के, कि जैसे लगता था कि वहाँ कोई एक संगीत की ध्वनि है जो गूंज रही हो। बहुत धीमी आवाज से सारे काम हुए जा रहे थे और स्वागत में बुलाकर बैठाकर सब चीज उनके सामने हो रही थी। तो उन्होंने कहा हर प्रक्रिया इतनी गरिमापूर्ण ढंग से थी, मतलब जो भी काम वो लोग कर रहे थे उसके करने का एक तौर तरीका था कि जिसे देखकर ये लगता था कि वास्तव में ये टी सेरेमनी का इनके यहाँ कुछ अलग ही महत्व है। सामने बिठाना, अंगीठी सुलगाना, चायदानी का बर्तन रखना, फिर धीरे से बगल के कमरे से बर्तन ले आना जिसमें सर्व करना है, परोसना है, और उन बर्तनों को अच्छे से साफ करना, साफ करके उनको सामने ही पोंछ पोंछ के लगाना और चायदानी में पानी डालकर। अब वातावरण इतना शांत था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वहाँ की शांति को दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें बताई कि वो जो कार्य कर रहे थे वो इतनी गरिमापूर्ण ढंग से हो रहे थे काम कि जो कोई भी देखेगा उसमें बोलने की इच्छा उसकी नहीं होगी, बस ये होगी कि चुपचाप बैठकर वो सारी प्रक्रियाओं को, होने के तौर तरीकों को किस तरह से हो रहा, बिल्कुल शांति पूर्वक ढंग से उसको सिर्फ निहारता रहेगा कि हाँ वो कार्य कैसे संपन्न हो रहा। तो चुपचाप, और यहाँ शांति का ही महत्व है। यहाँ की टी सेरेमनी में सबसे बड़ा महत्व जो है वो शांति का है। तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई धीमी गति की ध्वनि बजा दी गई है संगीत की, और मन और मस्तिष्क को पूरी तरीके से वहाँ पर वो उसमें तन्मयता से उस चीज को वो देख रहे हैं, और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत। चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा। कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किए हैं, खदबदाना। खदबदाना जिसको हम उबलना कहते हैं। जब पानी को बर्तन में करके आंच पर, आग पर, चूल्हे पर, गैस पर कहीं रखोगे तो पानी में जब खूब बढ़िया वाला उबाल आने लगता है, काफी तेजी से जब उबाल आता है तो उसके बुलबुलों से एक अजीब तरह की आवाज निकलती है। उसी के लिए शब्द आया है खदबदाना। उबलते समय जो बुलबुलों की आवाज है, पानी के बुलबुलों की जो आवाज है, उसको यहाँ पर कहा है इन्होंने खदबदाना। तो बिल्कुल बोलचाल वाले शब्द है ये, बोलचाल की भाषा में। तो चायदानी का जो पानी था वो बिल्कुल उबल रहा था, तो इतनी शांति थी कि उसके उबलने के से पानी में जो उबलने की आवाज आ रही थी, खदबदाना जिसको कहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से कान में सुनाई पड़ रही थी। चाय तैयार हो गई। अब बाकी प्रक्रिया तो इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन चाय उबलने की प्रक्रिया से, ये पानी उबलने की प्रक्रिया से ये पता चलता है कि फिर उसके बाद चाय में जो कुछ भी व्यवस्था थी वो उन्होंने डाला और चाय तैयार हो गई। शायद संजोग से ये कहिए कि संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने इतनी ही प्रक्रिया को आवश्यक समझा बताने के लिए, और चाय तैयार हो गई। उसने वह प्यालों में भरी। अब जब चाय तैयार हो गई तो प्यालों में, कप में उसे डाला गया। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से लाकर प्याले मेहमान के सामने, मित्र के सामने और लेखक के सामने उसने रख दिए। वहां हम 3 मित्र थे। अब देखिए, इसकी खासियत का एक चीज और बताई गई है कि वहां पर ये 3 लोग ही थे। उस छोटी सी पत्ते की कुटिया में बैठने की वैसे तो जगह कम होती है,
लेकिन इनके यहाँ टी सेरेमनी में ये माना जाता है शांति का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस शांति के महत्व को बताने के लिए वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बैठे थे। इस 3 लोग के का ही महत्व है, तो चाय तीनों के आगे प्याले में रख दी गई। इस विधि में शांति की मुख्य बात होती है। देखिए उन्होंने कहा वही बात कि जो सबसे बड़ी बात है कि कप को रखने तक की आवाज न हो, कप को रखने तक की आवाज न हो, ये चीज यहाँ दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ शांति का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उन्होंने कप को प्याले में डालने से लेकर और लोगों के सामने रखने तक की जो प्रक्रिया में कहीं कोई आवाज न हो, पूरा वातावरण शांति से भरा था और इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। शांति का महत्व होने के कारण ही वहां कहते हैं ना, भीड़ होगी तो आवाज होगी, कोई कितना भी कम बोलेगा, धीरे बोलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज होगी। तो वहां शांति का महत्वपूर्ण है। इसी को बौद्ध दर्शन कहा गया है कि बौद्ध दर्शन जहाँ की आराधना की प्रक्रिया होती है कि बिल्कुल शांत मन से मन और मस्तिष्क को एक साथ मिलाकर शांति से बैठना, तो वहां भी शांति का महत्वपूर्ण है, महत्व को दिखाया गया है। तो सारी प्रक्रियाएं बहुत प्रेम पूर्वक शांति से होती हैं। अब प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। अब आप सोचिए, प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, इतनी कम चाय उसमें दिया। ये वहाँ की टी सेरेमनी की कुछ खासियत है कि सबसे पहली खासियत कि 6 मंजिली इमारत पर, दूसरी खासियत कि वहाँ पर पत्तों की छोटी सी दफ्ती से बनी हुई कुटिया। फिर आप उस कुटिया में प्रवेश के पहले अपना हाथ पांव धुलेंगे, फिर वहाँ उस कुटिया में चटाई पर बैठेंगे और फिर चटाई पे बैठने के बाद चाजीन आपके सामने चाय बनाएगा, बर्तन को अच्छे से धो के साफ करके आपके सामने चाय रखेगा और प्यालों में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं। अब इस चाय को पीने के लिए 3 मेहमान जो है, 3 मित्र सहित तीनों मेहमान बैठे हैं। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। अब इन्होंने कहा होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद, 2 घूंट चाय को एक एक बूंद पीना था। पता नहीं इसकी ये खासियत है। हमारे यहाँ बहुत जगह तो मैंने देखा है कि चाय जब किसी को दी जाती है तो शीशे का जो ग्लास होता है वो पूरे भरा रहता, पकड़ने की जगह नहीं होती है। और बाकी जगहों पर भी मैंने कई जगहों पे देखा है कि चाय को पूरा भर के साथ में कुछ और दे देंगे कि उसमें उलट उलट के पी लो। और वहाँ की देखिए है कि चाय टी सेरेमनी है और प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं है। अब वो एक एक बूंद करके वो चाय पीते जा रहे हैं और करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। 2 घूंट चाय अपने में खासियत ही तो है कि 2 घूंट चाय और 1.5 घंटे तक एक एक बूंद उसमें पी जा रही है। एक एक बूंद चाय उसमें पी रहे हैं लोग और वो एक एक बूंद की चुस्की लेने का मतलब कहा गया कि उसको उन्होंने होठ तक लगाई, एक बूंद चाय उनके होठों से छू गई, जीभ के पास गई और वो उसको एक चुस्की की तरह कि एक एक चुस्की ले लेकर के वो चाय पी रहे हैं और वो 2 घूंट चाय करीब 1.5 घंटे तक उनकी चली। अनोखा आश्चर्य है। अब लेखक के लिए तो ये और बड़ा वाला आश्चर्य है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पीने की ये प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ तो चाय आई, अलग अलग जगहों पे चाय पीने के तरीके अलग अलग हैं। बहुत जगह कांच का ग्लास पूरा भर के आता है, बहुत जगह कप के साथ प्लेट आती है, तो वहाँ बहुत लोग उसे प्लेट में डालकर
मुंह से अजब तरह की आवाज निकालकर सुर से उसको खींचते हैं, और बहुत सारे लोग मग में पीते हैं। तो अलग अलग जगहों पर चाय पीने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो वहाँ की चाय पीने की प्रक्रिया यही थी कि चुस्की ली जाएगी 2 घूंट चाय की 1.5 घंटे तक। तो एक अनोखापन है, अलग है। उस टी सेरेमनी को कहने के पीछे जैसे उसका नाम अलग है, वैसे उसकी सारी प्रक्रिया भी अलग है। तो हर तरह से देखा जाए तो वास्तव में वो एकदम अलग लगा, और लेखक के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव जिसको कहते हैं वो नया अनुभव था। अब चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। सिलसिला मतलब क्रमवार तरीके से बिना बात किए धीरे धीरे गति से एक एक बूंद चाय तीनों मित्र पीते रहे। शांति का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना बोले ये काम हो रहा है। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। अब लेखक के लिए तो ये अपने में खुद स्वयं बहुत आश्चर्य वाली चीज है कि 15-10 मिनट तक तो वो सोचते रहे कि 2 घूंट चाय और कैसे इसको इतनी देर तक पिया जाए। तो थोड़ी सोच में पड़ गए कि वास्तव में कैसे होगा ये सारी चीज। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। अब चाय पीने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई हो। यानी शांति के वातावरण में दिमाग शांत होने का मतलब हुआ कि वो विशेष प्रकार की शांति थी। चाय की कुछ चुस्कियों के बाद ही उनकी जो दिमाग था बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। अब शांत होते होते ऐसा लगा जैसे दिमाग की रफ्तार बिल्कुल बंद सी हो गई। और उन्हें क्या, लेखक ने क्या महसूस किया उसको सुनिए। उन्हें जब दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई और धीमे होते होते बिल्कुल बंद हो गई तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। अब उन्हें क्या लगता है कि जैसे वो उनकी यादें जो हैं अनंत काल में चली गई हैं, किसी दूसरे युग की तरह, दूसरे काल के समा उनकी जो याददाश्त है वो अनंत काल में बहुत दूर तक निकल गई है। तो सब तरफ उन्हें ऐसा ही महसूस होता है, मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ तक कि सन्नाटा, यानी सन्नाटा सुनाई देने का कहने का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि जैसे एक बहुत शांत वातावरण में यदि कहते हैं ना कि सुई भी गिरे तो आवाज हो। अब ऐसे वातावरण की बात यहाँ की जा रही है जहां पर कि ये माना जा रहा था कि एक सन्नाटे की भी आवाज कान में पड़ रही है, तो वो भी कान में एक सनसनाहट सी महसूस हो रही है। इस चीज को लेखक ने अनुभव किया। तो उन्होंने कहा मुझे सन्नाटा भी जैसे सुनाई दे रहा हो। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। अब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, वो है हमारी सोच, हमारी बातें और हमारे जीने का तरीका। और उस चाय पीने के बाद उन्होंने वास्तविकता से उनका परिचय होता है और कहते हैं कि मनुष्यों की आदत क्या होती है। मनुष्य की आदत होती है या तो हम गुजरे हुए दिनों को ही याद करते रहते हैं। जो चीज हमने वर्षों पहले की थी, वर्षों पहले कोई घटनाएं हुई थी, वो स्मृतियों में ताजा रहेंगी और हम उन चीजों को सोचते रहेंगे तो हमारे मन और मस्तिष्क में वो एक सनसनाहट बन करके बीता हुआ समय गूंज के सामने से आता रहता है। तो उन्होंने कहा मनुष्यों की आदत तो ये होती है कि या तो वो गुजरे हुए दिनों में उलझा रहता है। गुजरा हुआ दिन जो बीत गया है उसमें हम कितना भी दिमाग लगा दें, कितना भी उलझे रहें, लेकिन उस उलझन का कोई हल नहीं है। सब कुछ जानते हुए कि उस उलझन का कोई हल नहीं है, फिर भी मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो उसी में उलझा पड़ा रहता है और उसी उलझन में जीता है। तो उन्होंने यही बताने की यहाँ पर कोशिश की है।
कि अब या तो हम अपने पिछले बीते हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में गुम हो जाते हैं और या भविष्य के रंगीन सपने। अब देखिए, एक समय है जो बीत चुका है, जिसके बारे में कहा जाए कि हम उसे वापस ला ही नहीं सकते, चाहे हम कितना भी उसे याद करें मगर उसे वापस नहीं ला सकते। और दूसरा वक्त हम याद करते हैं भविष्य, जो अभी आया ही नहीं है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, और जब कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता तो हम उस कल की सोच में आज अपना खराब करते हैं। तो जो तीनों स्थितियां हैं, वो तीनों स्थितियां जो हैं वो हमें एक दूसरे से जोड़ती नहीं। तो उन्होंने कहा कि 3 स्थितियों को बताया है। देखिए, जो हमारे काल जिसको कहते हैं, हम वास्तव में काल की बात करें तो 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 समय होता है। ये हमारा आज है, ये हमारा बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है। अब तीनों स्थितियां ऐसी होती हैं। लेखक ने इस चीज को अनुभव करते हुए कहा कि चाय पीने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिमाग का जो सन्नाटा है वो उनके गूंज रहा है दिमाग में, और वो क्या सोच रहे हैं कि मनुष्य जो होता है या तो वो अपनी खट्टी मीठी पुरानी यादों में इस तरह गुम रहता है कि उसको सोच सोच के या तो अपने लिए उलझने बुन लेता है, जिसको कि ना लौट के वापस आना है और ना उससे कुछ मिलना है, लेकिन उलझने बुनता है, दिमाग का तनाव बढ़ाता है और दिमाग में प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि जो हमारा समय आया ही नहीं है, उस समय के बारे में हम सोचते हैं कि कल ये करेंगे, वो कल हमारे लिए ऐसा होगा, आने वाले समय में हम ये कर लें, वो कर लें। दुनिया भर की लंबी चौड़ी योजनाएं बना लेते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जिस जीवन को हमें अपने अगले क्षण का पता नहीं है। हमारे अगले क्षण का हमें पता नहीं है कि हमारा अगला क्षण कैसा होगा, और उसमें हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। इसको कहते हैं मनुष्य का स्वभाव। इसी को मनुष्य कहते हैं कि जो बीत गया न उससे छुटकारा मिलता है, जो अभी आया नहीं है न उससे छुटकारा मिलता है, जो हमारे सामने है उसको हम देखते ही नहीं। यानी वर्तमान हमारे सामने है, हम अपना वर्तमान जिसके बारे में सोचना वास्तव में चाहिए उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। तो यही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, दोनों ही झूठ है। एक बीत गया और एक आया ही नहीं, एक चला गया दूसरा आया ही नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, और जो वास्तविक वर्तमान है वो सत्य है, उसको हम समझ नहीं पाते। जो चला गया या तो उसकी उधेड़-बुन में परेशान है, या जो आया नहीं या उसके लिए परेशान है कि कल क्या करें। जो सामने है उसको बिगाड़ देते हैं। तो वर्तमान स्थिति को कभी भी हम नहीं सोचते कि हम अपना वर्तमान अगर सुधार लें तो हमारा भूत और भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो उन्होंने कहा जो दोनों काल मिथ्या है, हम अपने सारे उसी तथ्यों को ही गिनते हैं, जोड़ते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। यानी उन्होंने क्या माना, वास्तविक दर्शन जिसको कहते हैं, जो सत्य है, जो हमारा सत्य है वो हमारा आज है। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक ये दोनों चीज जो आई नहीं, जो बीत गई, दो चाय पीने के बाद दोनों मिथ्या कालों से उनका विश्वास उठ गया और उन्हें ये लगने लगा कि हमें अपने आज को देखना चाहिए। हमारा वर्तमान आज है, सत्य यही है। अगर हम इस सत्य को पहचानेंगे तो हम अपना भूत और भविष्य
दोनों सुधार सकते हैं। तो उन्होंने इसी पर बल दिया है कि केवल वर्तमान क्षण हमारे सामने है और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। लेखक ने कहा कि वास्तव में जीना किसको कहते हैं, उस चाय 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे में पीकर लेखक ने एक सत्य पहचाना कि जीना किसको कहते हैं। झेन परंपरा की यह देन, बड़ी देन मिली है जापानियों को। उन्होंने कहा जापानियों को ये जो झेन परंपरा की देन है, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया झेन की देन। तो ये परंपरा की जो देन मिली है वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है और उन्होंने कहा इसी के माध्यम से हम अपना भूत, भविष्य और वर्तमान पहचानना जानते हैं और सच्चाई भी यही है। तो ये पाठ वास्तव में दर्शन से जुड़ा हुआ पाठ है, जिसको मैंने आपको समझा दिया और आपको मैंने कुछ चीजें जो बताई हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आवश्यक नहीं है, ये आपकी पुस्तक में है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मैं प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।